वेलकम टू स्टडी फंडा। माइसेल्फ साहिल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग दिसंबर के जो सेकेंड वीक के करंट अफेयर है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। और लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने दिसंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन। जो पहला आर्टिकल है वो है इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर मिनिस्टर वाई के अलग पासिस अवे एट 83। ओके। तो आप लोगों को अब थोड़ा सा वाई के अलग कमेटी, आई होप आप लोगों ने सुना होगा। ये किससे रिलेटेड थी? ये थी पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड। हमारे भारत में लाइक आफ्टर 1947 काफी सारी कमिटीज बिठाई गई थी कि पॉवर्टी को डिफाइन कैसे किया जाए, क्योंकि पॉवर्टी को डिफाइन करना ना काफी सब्जेक्टिव था। ठीक है, क्योंकि किसी के अकॉर्डिंग कुछ और पॉवर्टी है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ और। ये सर समझ में नहीं आया। आप ऐसे समझ सकते हो, कोई मतलब ना हर कोई ना एक तरह से रिलेटिव पुअर होता है। रिलेटिव पुअर। रिलेटिव पुअर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास चाहे गाड़ी बंगला हो, ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपसे ऊपर कोई लोग होंगे, तो आप उनके कंपैरिजन पे आप गरीब हो। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, आप एक मिडिल क्लास हो, तो मिडिल क्लास में भी काफी सारे कुछ लोग ऐसे हो गए जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास बाइक है। तो बाइक वाला जो है वो रिलेटिवली पुअर है, तो हम कंपैरिजन करके बोलते हैं हमेशा। ठीक है। तो पॉवर्टी में ना अ, हमारे इंडिया में कभी कैलोरीज के बेसिस पे डिफाइन की गई थी कि अगर आप एक दिन में इतना, मतलब कोई पर्टिकुलर लिमिट थी, अगर उतना कैलोरीज को इनटेक करते हो तो आप पुअर नहीं हो, अगर उससे कम करते हो तो आप पुअर हो। ठीक है। और क्या क्लासिफिकेशन थी सर? और क्लासिफिकेशन ऐसे थी, अगर आप एक दिन में इतना पैसा कमाते हो, मतलब एक लिमिट थी, अगर उतना पैसा कमाते हो तो आप गरीब नहीं हो, अगर उससे कम कमाते हो तो आप गरीब हो। तो क्या ये जानना जरूरी है कि लिमिट कितनी थी कितनी नहीं थी? नहीं, ये सब जानना जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, कैलोरीज के बेसिस पे और आपकी जो इनकम थे उनके बेसिस पे डिफाइन किया जाता था। ओके। नाउ अब सर क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम लोग को क्वेश्चन ठीक करना है। ओके। तो पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए, मतलब पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी बिठाई गई थी, यानी कि पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट किया जाएगा उसके रिगार्डिंग कमिटीज थी। कमिटीज अपनी रिकमेंडेशंस देती थी, कोई बोलती थी कैलोरीज के बेसिस पे, कोई इनकम के बेसिस पे, किसी का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, अलग अलग लेवल होते थे। ओके। 1962 में एक वर्किंग ग्रुप बिठाया गया था, यहाँ से क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं है। 1972 में एक वी एम डांडेकर और एन रथ कमेटी बिठाई गई थी, तो ये डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। डायरेक्ट ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। ओके। अब वो आप लोगों को तीन ऑप्शन तो बिल्कुल अलग दे देंगे, और एक ऑप्शन में वी एम डांडेकर या एन रथ नाम की कोई कमेटी डाल देंगे, आंसर वही होगा। ओके। नेक्स्ट 1979 में फिर एक टास्क फोर्स बिठाई गई, किस पे? प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। ये किसने ऐड की थी? डॉक्टर वाई के अलग, मतलब इन्हीं की डेथ हुई है। क्लियर हो गया? ओके। ये 1979 में। 1993 में लकड़वाला कमेटी बिठाई गई। 2009 में तेंदुलकर कमेटी। 2014 में रंगराजन कमेटी। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, या डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं, जैसे अब की बार आपका सीएपीएफ में कोठारी कमीशन से रिलेटेड पूछा था, और चार ऑप्शन दिए थे कि कोठारी कमीशन को कब बिठाया गया। ठीक है, मतलब कब अपॉइंट किया गया था? 1962, 1964, 1965, 1966। डायरेक्ट यही चार ऑप्शन थे। ओके। तो डायरेक्ट यहाँ से ईयर भी पूछे जा सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे और कैसे पूछा जाएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग है, व्हाट इज गश्त ए इरशाद ईरान हैज मोरालिटी पुलिस। ये होता क्या है? ईरान की एक मोरालिटी पुलिस है, मतलब सर ये होता क्या? इनडायरेक्ट बताओ, डायरेक्टली बताओ। डायरेक्टली ये समझ लो आप लोग, ये एक तरह से एक ऐसी पुलिस है, गश्त ए इरशाद, एक गाइडेंस, जो पेट्रोलिंग वगैरह नहीं करते वो करते हैं, और ये देखते हैं कि जो हिजाब है, हिजाब जो होते पहनती नहीं है मुस्लिम में, हिजाब है वो उनको पहन के चल रही या नहीं चल रही, मतलब जो इस्लामिक लॉज है उनका सही तरीके से पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ओके। तो उन्हीं को ये गश्त इरशाद बोलते हैं। ओके। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही मालूम होना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी आप पढ़ सकते हो अगर आप लोगों को ज्यादा डिटेल जाननी है तो, कि द गाइडेंस पेट्रोल फ्रीक्वेंटली डिटेन वुमन इवन फॉर माइनर ऑफेंसेस लाइक शोइंग ए फ्यू स्ट्रैंड ऑफ हेयर फ्रॉम अंडर द हिजाब, दे आर रिलीज्ड ओनली आफ्टर मेल रिलेटिव्स एश्योरेंस। ओके। आप लोग ये पढ़ सकते हो, सिर्फ आप लोगों को इतना ही पता होना चाहिए ना। ये गश्त इरशाद क्या है? क्वेश्चन कैसे आएगा? विच मतलब गश्त इरशाद रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, चार ऑप्शन दे देंगे। फॉर मतलब ऐसे दे देंगे कि कोई बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है ईरान में, या फिर ऐसे बोल दे कि ईरान की मोरालिटी पुलिस है। तीसरा कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड दे देंगे। चौथा कुछ सॉइल इरोजन से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, पेरू की जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम है बोलुआते
इनका नाम है। ओके, तो अब आप लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरी हो गया कि पेरू की लोकेशन है कहाँ पे। पेरू की लोकेशन आप लोगों की है साउथ अमेरिका में, पहली बात तो ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। अब थोड़ा सा साउथ अमेरिका से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। नो, ये साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप है और ये आप लोगों का पॉलिटिकल मैप है। ओके, अब पहले लोकेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ये है ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुला, इक्वेडोर, पेरू, चिले, अर्जेंटीना। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल है सर, कौन सा ट्राइंगल है मैं बता देता हूँ। ये रहा ट्राइंगल, ABC। ए अर्जेंटीना, बी बोलीविया, सी चिले। इसको बोलते हैं हम लोग लिथियम ट्राइंगल। लिथियम ट्रायंगल। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिथियम कहाँ पे मिलता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिथियम कहाँ पे मिलता है, और क्या ये इंडिया में मिलता है, अगर मिलता है तो कहाँ पे मिलता है। एक दो लोकेशन आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल अमेजोन फॉरेस्ट। आई होप आप लोगों को मालूम होगा। और ट्रॉपिकल अमेजोन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताना, साउथ अमेरिका से कौन कौन सी लाइंस पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनमें से कौन कौन सी लाइंस जो है वो साउथ अमेरिका से पास होती है, आप लोगों को ये बताना है। क्लियर है। थोड़ा सा आपने यहाँ पे हम फिजिकल फीचर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे एंडीज माउंटेन है। ओके, यहाँ पे एंडीज एंडीज माउंटेन ये काफी फैला हुआ है ऐसे। ये एंडीज माउंटेन पूरा यही है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आटाकामा डेजर्ट है, ड्राई डेजर्ट। ओके, और क्या सर, यहाँ पे आप लोग ये देख ग्रासलैंड, टेम्पाज। ओके, और यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, अमेजोन फॉरेस्ट बताई दिया, अमेजोन रिवर ये रही। ठीक है, और इसमें कुछ है लानोज। लानोज कहाँ मिलते हैं, वेनिजुला में ग्रासलैंड है। कौन से ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है। और इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक चीज ये देखिए आप लोग, यहाँ पे एक वाटरफॉल है। कौन सा, एक एंजल फॉल। दिखा आप लोगों को, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, दिख नहीं रहा यार ये, 1 मिनट। ओके, कोई नहीं, यहाँ पे ये रहा एंजल फॉल। तो यहाँ पे ये रहा आप लोगों का एंजल फॉल। जस्ट, ये रहा एंजल फॉल। ओके, तो क्वेश्चन आ सकता है एंजल फॉल कहाँ कहाँ पे है, किस किस के बीच में है, तो ये रहा। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इससे रिलेटेड। और यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट, और ये देख लेना बाकी सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। IISC रिसर्च डेवलप एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ओके, सो बेसिकली हमारे जो मोबाइल्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए, वहाँ पे ना कुछ सेमीकंडक्टर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये IISC है, इन्होंने एक हाई मतलब एक एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को डेवलप किया होगा। ओके, और यहाँ पे ना ये मतलब सेमीकंडक्टर को यूज करने की जगह, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को यूज करने की जगह एक कंपोनेंट यूज करते हैं जिसका नाम है मेमरिस्टर्स। मेमरिस्टर्स, ओके। तो ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि मेमरिस्टर्स रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, चार ऑप्शन दे देंगे आप लोगों को, 1 2 3 4। ठीक है, और ये याद रखना सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बनाया किसने, IISC बेंगलोर। IISC बेंगलोर। आगे बढ़े। नाउ, मद्रास हाई कोर्ट ने बेसिकली मोबाइल फोन्स को टेम्पल प्रीमाइसेस में बैन कर दिया, ताकि जो टेम्पल की सैंक्टिटी और प्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट रिसेंटली बैंड मोबाइल फोन इनसाइड द टेम्पल प्रीमाइसेस। नीचे चार ऑप्शन हो गए, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसके बाद ये कर्नाटका हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट, और एक और हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो। Next, the first Sirpa meeting of India's G20 presidency began today in historic city of उदयपुर राजस्थान। अब सबसे पहले तो सिरपा का क्या मतलब है, G20 को हम लोग काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे डिस्कस किया सर, ये हम लोग ने आई थिंक सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ नवंबर, वहां पे काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, अराउंड 10 मिनट्स लगा के। और हम लोगों ने एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व किया था, जो कि काफी डिफिकल्ट था। ओके, हम लोगों ने इजी वे में उसको सोल्व किया था। तो प्लीज आप लोग जाके उसको अच्छे से देखिएगा, आप लोगों को G20 के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा। अभी दो कीवर्ड्स मैंने वहां पे डिस्कस किए थे, एक तो था सिरपा और एक था ट्रोइका। ट्रोइका का क्या मतलब होता है, ट्रोइका का मतलब होता है जो
कंट्री ने होस्ट किया था जाने वाली कंट्री, जो प्रेजेंट में होस्ट की है वो वाली कंट्री, और जो नेक्स्ट मीटिंग है उसको होस्ट करेगी वो वाली कंट्री। ठीक है, यानी कि जिसने होस्ट कर चुकी है वो वाली कंट्री, जो अभी प्रेजेंटली होस्ट करिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड ट्रोइका। ठीक है, लास्ट वाली किसने होस्ट की थी? इंडोनेशिया ने। ये वाली कौन कर रहा है? इंडिया। कौन सा एडिशन है? 18th एडिशन। नेक्स्ट वाली कौन करेगा? ब्राजील। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया जो मतलब अभी इंडिया जो ये होस्ट कर रहा है मीटिंग को, यहाँ ट्रोइका किस किस का बनेगा? ठीक है, 18 समिट का जो ट्रोइका है वो कौन कौन सी कंट्रीज का बनेगा? तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील। क्लियर है? सिर्पा क्या होते हैं? सिर्पा देखो, आज जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना, हेड ऑफ स्टेट के काइंड ऑफ एक तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो G20 का सिरपा है वो कौन है? वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत। अब ये हेड ऑफ स्टेट है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट, उनके एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ठीक है, G20 समिट्स के लिए। नाउ अब समझ में आ गया, जो फर्स्ट सिरपा मीटिंग और G20 की उदयपुर में हो रही है, यानी कि जितनी भी कंट्रीज है उनके जो सिरपाज है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है, अलग अलग हो गए। ठीक है, किसी कोई कोई मिनिस्टर होगा, किसी का कोई इंपोर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स होगा, अलग अलग कंट्री से आए होंगे, तो वहां पे ये है। क्लियर हो गई? अब सर इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? और देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक यहाँ पे लेक का नाम है, ये लेक देखो, उदयपुर एज फेमस लेक पिचोला। क्लियर हो गया? दिग्गी लेक, वर्ड दिख गया ना, बस वही बहुत है। ये रहा, उदयपुर एज फेमस लेक पिचोला। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है लेक पिचोला कहाँ पे है। जैसे इस साल CAPF में एक लेक के बारे में पूछा गया था, जो कि काफी मतलब पॉपुलर लेक नहीं थी, एक कोई रैंडम सी लेक थी, न्यूज में थी, और वहां पे 4 ऑप्शन देके पूछा गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, लेक पिचोला के बारे में पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर गाइस? और आई होप आप लोगों को मालूम होगा, इंडिया एज ऑफ नाउ G20 की प्रेसिडेंसी को संभाले हुए है। आगे बढ़ते हैं। जो सिर्पास G20 कंट्रीज को उनको इनवाइट किया गया है, फेमस कुंभलगढ़ फोर्ट इन उदयपुर। डायरेक्ट आ सकता है कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड वो सब चीजें देख लेना। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़े। राजीवा लक्ष्मण करंदीकर अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ओके, तो NSC के बेसिकली जो चेयरपर्सन है वो अपॉइंट किए गए हैं नए, जिनका नाम है राजीवा लक्ष्मण करंदीकर। ओके, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि राजीवा राजीवा लक्ष्मण करंदीकर, प्रोफेसर इमेरिटस एट चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, हैज बीन अपॉइंटेड एज ए पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ NSI फॉर 3 years। कितने सालों के लिए? 3 years के लिए। तो टेन्योर आप लोगों को समझ में आ गया कितना होता है NSI का टेन्योर? 3 साल होता है। ठीक है, और ये कब बनाई गई थी? ये वाली जो बॉडी बनाई, एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो कि जून 2005 में बनाई गई थी। किसकी रिकमेंडेशन पे? रंगराजन कमीशन की रिकमेंडेशन पे। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, NSI जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी? ये बनाई गई थी भाई साहब रंगराजन कमीशन की रिकमेंडेशन पे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। USA अनवील्स इट्स न्यूएस्ट न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर B-21। बस आप लोगों को एक सिंगल फैक्ट याद रखना है कि USA ने कोई अपना न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर B-21 को किया होगा अनवील। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ ए लॉन्च। ओके, तो ये कौन सी कंट्रीज ने किया? USA ने, दैट्स ऑल। सिर्फ यहाँ से सिंगल लाइनर क्वेश्चन ही बन सकता है, इससे अलावा कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस 250 मिलियन टू बांग्लादेश फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली 250 मिलियन का जो लोन है एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए, वो किस कौन सी कंट्रीज को दिया है, और वो आपको 4-5 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक ये प्रोजेक्ट है, इसके बारे में याद देख लेना, बांग्लादेश एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ओके, तो ये मतलब कि हेल्प कर, ये जो फंड दिया गया ना, ये जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने के लिए दिया गया है। एनवायरमेंट मैनेजमेंट आप आई होप आप लोग समझते होंगे, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। इंडिया UAE ट्रेड सेट टू सरपास $88 बिलियन आफ्टर साइनिंग फ्री ट्रेड डील। तो क्वेश्चन कैसे आएगा सर? क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे आएगा कि सबसे पहले तो वो ये पूछेंगे कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है कौन। जो पहली कंट्रीज है जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वो कौन है? कोई बताएगा? इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बॉस USA। एक मिनट में पेन बदल लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। USA। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना।
और तीसरे नंबर पे अभी हो गया यूएई। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। अगर ये ज्यादा न्यूज में रहता है तो डेफिनेटली मतलब लाइक फ्री ट्रेड डील क्या होती है, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू कवर दिस टॉपिक फ्रॉम पेपर 2 पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ओके, जो हमारी पेपर 2 की सीरीज चल रही है, प्लीज आप लोग उसको भी देखिए और कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग देख रहे हैं उसको। ओके, नेक्स्ट, ILO is 17th Asia and Pacific Regional Meeting open with call for greater effort to ensure inclusive growth। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन डायरेक्ट वो आप लोगों से ये पूछेंगे सबसे पहले तो कि ये जो मीटिंग है ये हो कहाँ पे रही है, ठीक है, कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है भाई सिंगापुर में। कहाँ पे हो रही है? सिंगापुर में। ये 17th एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ ILO बिगेन इन सिंगापुर, इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा, ये उसकी थीम है। और एक क्वेश्चन आएगा थीम का। थीम क्या है? देखो इतनी बड़ी थीम थीम है तो याद तो रह जाएगी। थोड़ा कीवर्ड देखो, सिर्फ इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट। इतनी बड़ी थीम पूछना मुश्किल है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमें थोड़ा सा होलिस्टिक कवरेज लेके चलनी पड़ेगी। आगे बढ़े नाउ। इन इंडिया वर्ल्ड बैंक लिफ्ट GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.9%। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े से स्टेट PCS में आते हैं। ठीक है, जो आपके स्टेट PCS के एग्जाम है वहां पे आते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ है उसको कितना फोरकास्ट किया है, उसको मतलब कितना एस्टिमेट बताया है। वो ऑप्शन दे देते हैं 6.7, 7.9, ऐसे करके 6.9 ऐसे करके। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 6.9। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े नाउ। ठीक है, RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनकी मीटिंग हुई थी, तो रेपो रेट को बढ़ा दिया गया 35 बेस पॉइंट से। और जो अब जो रेपो हो गया वो कितना हो गया? 6.25%। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली, सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ RBI का प्रेजेंट गवर्नर है कौन? वो है हमारे शक्तिकांता दास। ठीक है, आप लोग आई होप याद रह जाएगा। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम होता है एक तो इन्फ्लेशन को मेंटेन करना एक पर्टिकुलर रेंज में, और ग्रोथ रेट को प्रमोट करना। और ये दोनों काम काफी मुश्किल होते हैं एक साथ करने। अब इन्फ्लेशन जो है बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई चीज 100 की थी 104 की हो गई, तो हम लोग बोलेंगे 4% इन्फ्लेशन है। कोई 100 की चीज 96 की होगी तो हम लोग बोलेंगे सस्ती होगी, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। क्लियर है? ओके, नाउ इस इन्फ्लेशन को मैं आप लोगों के पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूंगा हमारी पेपर 2 वाली वीडियो में काफी डिटेल में ना। अब क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन से एक्ट के अंडर बनाई गई थी? पहली बात तो RBI एक्ट 1934 के अंडर। एग्जाम में वो आपको ये देंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 तो होते हैं गवर्नमेंट की साइड से, 3 होते हैं बैंक की साइड से। क्लियर है? ओके, 6 मेंबर होते हैं। पहला, इसके चेयरमैन कौन होते हैं? एक्चुअल चेयरमैन, चेयरमैन होते हैं RBI गवर्नर। वो आप लोगों को दे देगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं। गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ डिप्टी गवर्नर इंचार्ज भी इसके मतलब मेंबर होते हैं। और एक बैंक मतलब सेंट्रल बोर्ड होता है, वो अपॉइंट करते हुए किसी ऑफिसर को बैंक में से। ठीक है, ये 3 तो हो गए बैंक साइड से, और 3 बंदे हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से, इनको अपॉइंट किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे नहीं। ओके, इन्फ्लेशन को हम डिटेल में आपके पेपर 2 वाले क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, फिजी टू होस्ट 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन 2023। क्लियर है? ओके, क्योंकि हिंदी इज टॉट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब हिंदी जो है वहाँ की फिजी की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। हिंदी कौन सी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है? फिजी की। ठीक है? और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 344 में एक फर्स्ट लैंग्वेज कमीशन बनाई गई थी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है ये कब बनाई गई थी, कौन से साल में बनाई गई थी। 1955 के अराउंड बनाई थी। और कहाँ मतलब कि इसके चेयरपर्सन कौन थे? ठीक है, चेयरपर्सन कौन थे आप लोग कमेंट में बताना। नाउ मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को 2023 में कौन होस्ट करेगा? फिजी कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है। फिजी के आप लोग लोकेशन देख सकते हैं, ये रहा। ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया टॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, दैट्स ऑल। और ये ईस्ट तिमोर, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आसियान का मेंबर बना था ये। नाउ यूके, यूके में 6 चिल्ड्रन की डेथ हो गई स्टेप ए वायरस की वजह से। एक कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नॉट ए वायरस। ओके, नाउ अब सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन डायरेक्ट ये आएगा, आई गेस क्या है? ये क्या है सर? ये रहा। ठीक है,
इन्वेजिव ग्रुप ए स्टेप, बस इतना ही याद रखो, कोई बैक्टीरिया है और वहां पे यूनाइटेड किंगडम में 6 उनकी डेथ हो गई, दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट, प्रिवेंटिव इंजरीज एंड वायलेंस, इंजरीज एंड वायलेंस। अब ये कोई किसकी रिपोर्ट है, सिर्फ इतना याद रखो, ये है WHO की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है? WHO की रिपोर्ट। नाउ रिपोर्ट सेज दैट इंजरीज एंड वायलेंस कॉज्ड 12,000 डेथ अराउंड द वर्ल्ड ईच डे। हर दिन इंजरीज और वायलेंस की वजह से 12,000 लोगों की डेथ होती है हर हर दिन, ठीक है, ये इस रिपोर्ट में बोला गया है। दैट्स ऑल, आप लोगों को ज्यादा याद वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो ये किसकी रिपोर्ट है, दैट्स ऑल। पार्डन मी गाइस, ये एक्चुअली ना मुझे ये लगा ये वर्ल्ड बैंक है यहाँ पे WHO जो है, ये ना एक्चुअली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, रेमिटेंसेस, ईज ऑफ लिविंग, ये सारी। Okay? ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और ये WHO की अलग है। Now, तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर मुंबई एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ESG मैंडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये ESG क्या होता है? ESG होता है इको सेंसिटिव जोन, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, इसके 1 किलोमीटर के मतलब आसपास वाला जो एरिया है उसको इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन बोला जाता है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज ही अलाउड होती है जिनको रेगुलेट किया जाता है, मतलब अलाउड है लेकिन रेगुलेट किया जाता है, यानी कि आप लोगों को या तो परमिशन लेनी पड़ेगी या आप लोगों को बोला जाएगा यहाँ पे अलाउड है ही नहीं। ओके, आई होप आप लोगों को इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आएगा? वो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि जो तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ऐसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड ऐसे दे देंगे तो महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कौन से एक्ट के अंडर है? ये है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। ये वाला क्वेश्चन सिविल सर्विस में अराउंड 4 to 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, और आपके CAPF में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? नाउ नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2012 to 14 MOFCC ने उन्होंने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कुछ ना जो लैंड है विद इन 10 किलोमीटर बाउंड नेशनल पार्क, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आसपास के 10 किलोमीटर का ये जो एरिया ना, इसको ESZ डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये काफी इकोनॉमिक फ्रेजाइल जोन रहेगा, ठीक है। तो वही वाली बात, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो। 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2012 इनॉग्रेटेड इन गोवा। ये सिंपल सा वो है कि 9th जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है वो कहाँ पे इनॉग्रेट की गई? पणजी में, गोवा में। क्लियर है? और इससे अलग कोई और क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही पूछा जाएगा कहाँ पे वो की गई। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट 2022, इंडिया स्टैंड एट 87 पोजीशन, यूएई रैंक द बेस्ट। पासपोर्ट इंडेक्स 2020 पब्लिश्ड बाय आर्ट एंड कैपिटल। सबसे पहले कौन पब्लिश करता है? आर्ट एंड कैपिटल, आप लोगों को याद होना चाहिए। मतलब ये बताता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसका वीकेस्ट है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक कंट्री का पासपोर्ट है, तो आप कितनी कंट्रीज में जो है वो ट्रेवल कर सकते हो, ऐसे अलाउड होता है, ठीक है। मतलब कि पासपोर्ट है तो ऐसे होता है कि ये, मतलब कुछ कंट्रीज में ना ऐसे बोल देते हैं कि इस कंट्री का पासपोर्ट वैलिड नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? तो सबसे पहली जो रैंक में इंडिया को जो रैंक मिला वो 87 था, याद रखना। यूएई इसमें फर्स्ट है, दैट्स ऑल। आगे, सो थैंक यू, जय हिंद गाइज। अब मतलब आज के लिए इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं इसमें। एक अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों का जो पीछे का करंट अफेयर है गया ना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो से कि मैं थोड़ा थोड़ा ना पीछे के करंट अफेयर भी कवर करूं, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 3-4 महीने के जो भी करंट अफेयर थे जो इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज जितने मैंने क्वेश्चन पूछे उनको कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो मतलब कमेंट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बात है, पहले आप लोग गूगल करेंगे जो मैंने क्वेश्चन पूछे। गूगल कर लिया ना बोस, ये मेरी गारंटी है, आप लोग भूलोगे नहीं उसको जिंदगी में, ठीक है। तो गूगल करने की एक आदत डालो। दूसरी बात, कमेंट मतलब कमेंट करो मत करो कोई इश्यू नहीं है, पर कर देना तो थोड़ा मेरे लिए अच्छा रहेगा। मुझे लगता रहेगा ना कि हाँ आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। नहीं तो ना आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चीजों को जानने के बाद एक बार आपने नोट डाउन कर लिया ना, बस उसके बाद तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है चीजें, ठीक है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।